जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, आपने सब देखा है कि शरद पवार ने वापिस एक बड़ी यू टर्न ली। जैसे मैंने पहले के भाषण में कहा था कि शरद पवार जी ने रेजिग्नेशन दिया है, इसमें बहुत बड़ी स्टोरी है। क्योंकि शरद पवार जी की राजनीति सीधी नहीं है, लेकिन जिलेबी की तरह गोल है। ये मास्टर पॉलिटिशियन है। इनकी आइडियोलॉजी कुछ नहीं, इनकी आइडियोलॉजी पावर है, सत्ता है, और सत्ते के लिए ये कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इनका दिमाग तेज इतना है कि ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन इनमें एक आइडियोलॉजी नहीं थे, इसलिए मार है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें भी छुपी हुई कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी है। और कम्युनिस्ट आप जानते हैं, कम्युनिस्ट जो हिंदू कम्युनिस्ट है वो अपना ट्रेडिशन फॉलो नहीं करते हैं, और इसलिए कितना नुकसान है ये केरला स्टोरी में भी कहा है। और शरद पवार जी ऐसे ही ड्रामा 2019 में कर रहे थे कि भाई उनकी सीट्स बहुत कम थी, शिवसेना और बीजेपी कोalition में आई थी। बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट थी, 53-54 या 55 कुछ शिवसेना की थी, और बीजेपी की 105 प्लस माइनस कुछ था। लेकिन शरद पवार जी ने तभी भी रिटायरमेंट का ड्रामा किया, और फिर उन्होंने संजय राउत को पकड़ा और उनका लाउड स्पीकर बना दिया। शरद पवार जी खुद तोल माल के बात करते हैं, कभी उनकी भाषण में आप गलती पकड़ नहीं सकते हो। हाँ, उनके पास राज साहब ठाकरे और पूर्व हिंदू हृदय सम्राट तो बाला साहब ठाकरे जी की जैसी ओरेटरी स्किल या स्पीकिंग पावर नहीं है। तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी स्पीकिंग स्किल जो थी वो बाला साहब ठाकरे के पास, और अभी है राज ठाकरे साहब के पास। फडणवीस तोल माल की बात करते हैं, कभी उनकी गलती आप पकड़ नहीं सकते हो। वो भी अपनी जगह एक श्रेष्ठ है। तो शरद पवार जी ने अपना स्पीकर बना दिया, संजय राउत को कभी भी कंट्रोल नहीं किया, और इसका हानि उद्धव ठाकरे को पहुंची, और उनकी 40 MLA 50 MLA छोड़ के गए। पहले वो नाराज थे कि शरद पवार जी के साथ इन्होंने टाई अप क्यों किया या कोलिशन क्यों किया। एक नाथ शिंदे के क्या नाराज थी, क्योंकि वो जानते हैं कि एनसीपी में हिंदुत्व नहीं है। और पहले जो हिंदू हृदय सम्राट के महाराजा थे, हिंदू स्वराज के महाराजा थे, इनका ये बीच बीच में खाली नाम लेते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी तो फॉलो नहीं करते, क्योंकि शिवाजी महाराज की आइडियोलॉजी थी हिंदू स्वराज। और शरद पवार जी ने एक बार कहा था मैं शिवसेना को मिटा दूंगा। शायद इनका गेम था, क्योंकि देखिए सबको एक प्रश्न था कि जब इनका उद्धव ठाकरे जी से जैसे एमपी सरकार बन गई, तो शरद पवार जी मोदी जी को 1 to 1 मिलने गए थे, ना अमित शाह जी थे ना कोई था। और उस मीटिंग में क्या हुआ किसको मालूम नहीं। तो लोग शरद पवार जी के प्रश्न जी कौन सी मीटिंग थी, कुछ लोग बोलते ये मीटिंग शिवसेना को खलास करने की थी। ऐसा नहीं है, लेकिन लोग कहते लोगों का मुंह पे हम ताला नहीं लगा सकते, क्योंकि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई किसको मालूम नहीं। और उद्धव ठाकरे ने उसके ऊपर सोचा भी नहीं क्यों शरद पवार जी 1 to 1 मीटिंग में गए मिलने को। और आप सब जानते हैं कि 2 साल अजीत पवार जी तो आप जानते हैं उप मुख्यमंत्री थे, और ये मुख्यमंत्री थे और 2 साल घर में बैठे। राजा तो असली में या सुपर सीएम तो अजीत पवार जी थे, और ये शरद पवार जी के प्रॉक्सी थे। शरद पवार जी ने
2.5 साल सत्ते का मजा तो लिया रहेगा। अर्णब गोस्वामी को दबाने की कोशिश की, कंगना रनौत का घर उजड़ दिया, उसमें शिवसेना का हाथ है, लेकिन बैकडोर रूलर है द किंग मेकर शरद पवार जी। शरद पवार जी ने मेरे हिसाब से पहले जन्म में या इस जन्म में घोर तपस्या की होगी कि ये हारे नहीं और इनको अजय का वरदान मिला, लेकिन ये पद प्रधान नहीं बन सके क्योंकि इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं और लोग सब जानते हैं। लोग इनको महाराष्ट्र में एक लीडर के लिए यूज करते हैं अपना काम करने के लिए, लेकिन इनको ये पद प्रधान कभी देखना नहीं चाहते क्योंकि मराठा का दिमाग बहुत तेज है, ये इंसान को परख के रहते हैं। और 2.5 साल के बाद ऐसा स्टोरी हो गया कि फडणवीस जी किंग मेकर हो गए और फडणवीस जी ने वो गेम खेला कि शरद पवार जी जैसे खिलाड़ी अक्का पक्का रह गए। शरद पवार जी की पॉपुलैरिटी कम होती गई और उनको राहुल गांधी जी ने भी वीर सावरकर जी को कुछ कहा, शरद पवार जी नाराज हो गए, महाराष्ट्र में आप अगर ऐसा बोलोगे तो बहुत तकलीफ होएगा, हिंदुस्तान में आप अगर वीर सावरकर के खिलाफ बोलेंगे तो तकलीफ होगा, इनकी कुर्बानी हमको भूलनी नहीं चाहिए, उनकी बलिदान नहीं भूलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी कभी किसी के मानते हैं। वो एक राहुल गांधी जी एक भस्मासुर है, भस्मासुर ने अपनी शक्ति से विष्णु के बहकाव में आके खुद का नाश किया और राहुल गांधी जी मोदी जी के बहकाव में आके खुद को नाश कर रहे हैं। और फिर जेपीसी के बारे में अडानी के, अभी एक जो पॉलिटिशियन है जो अच्छे बिजनेसमैन के पीछे नहीं पड़ता, हिडनबर्ग शायद बीबीसी की चांदी या क्या नाम है उसका, जॉर्ज सोरोस का, और इसमें कुछ राहुल गांधी जी भी चढ़ाए और अडानी नंबर 1 हो रहे थे वर्ल्ड के बिजनेसमैन में, लेकिन उनको दबाने की कोशिश की और इसमें जॉर्ज सोरोस का हाथ था और जॉर्ज सोरोस के साथ थे राहुल गांधी जी, क्योंकि जेपीसी लगा हुआ अडानी जी के बारे में हमेशा, अडानी अंबानी, लेकिन ये नहीं समझते कि अडानी के वजह से कितने एम्प्लॉयज को काम मिलता और कितना देश को रेवेन्यू मिलता। कभी पढ़िए राहुल गांधी जी, आपको समझ में आया उद्योगपति भी कितना, इसलिए मैं बोलता हूँ जय जवान जय किसान जय उद्योगपति। और शरद पवार जी इसके खिलाफ बोले तो राहुल गांधी को गुस्सा आया। जब शरद पवार जी नीतीश कुमार को मिलने गए तो नीतीश कुमार बोले वो कन्वेयर में शरद पवार जी ने हो गया, राहुल गांधी जी ने नीतीश कुमार को सपोर्ट किया और इसकी वजह से शरद पवार जी नाराज होकर दिल्ली चले गए। और फिर आप जानते हैं क्या हो गया। और अजीत पवार जी का बीच में बहुत सी कहानी है, बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उनको चाचा और भतीजा में कुछ हो रहा है, क्योंकि खुला जिस दिन आप जानते हैं शरद पवार जी ने रेजिग्नेशन दिया, थोड़े भाड़े के टट्टू पार्टी वर्कर ड्रामा कर रहे थे, प्रफुल्ल पटेल भी ड्रामा कर रहे थे कि प्रफुल्ल पटेल बीजेपी जाने वाले थे और ये सोचते ये भी एनसीपी के लीडर हो जाए क्योंकि अजीत पवार और इनकी बेटी हो तब तक इनको चेयर मिलने का चांस नहीं। शरद पवार जी भी पुत्र मोह में जा रहे, सुप्रिया सुळे जिसके फॉलोअर्स नहीं है, सिर्फ अपने बाप के नाम से चलती है, उसको नेशनल लेवल का लीडर बनाने को देख रहे हैं और अजीत पवार जी को स्टेट लेवल। और अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो अजीत पवार जी बहुत पॉपुलर है और इनकी संबंध रूलिंग पार्टी एकनाथ शिंदे और फडणवीस से बहुत अच्छी है। ये दोनों इनको मानते हैं क्योंकि अजीत पवार जी की एक अच्छी बात है, ये पॉलिटिशियन कम है जो दिल में होता स्ट्रेट बात करते, इनके दिल में कुछ नहीं रहता, ये साफ इंसान है। और आप जानते हैं बीच में फडणवीस जी के साथ 72 घंटे की उन्होंने सरकार बनाई थी, वो डिप्यूटी सीएम थे, लेकिन शरद पवार जी ने उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके छगन भुजबल भेज के उनको कैसे भी बुलाया और फिर एमडीए सरकार बना दी। लेकिन लोग सोचेंगे शरद पवार जी की वजह से उद्धव ठाकरे को फायदा हुआ, लेकिन उद्धव ठाकरे जी समझते नहीं कि उनकी वजह से उनका नुकसान हो गया। शरद पवार जी को इतना कुछ फर्क नहीं गया, लेकिन उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल कैरियर की बैंड बजी और संजय राउत जी को थोड़ा दिन जेल में जाना पड़ा, लेकिन दोनों को नहीं समझ में आया ये शरद पवार जी
कि खेल की वजह से उन लोग दोनों फंस गए। और अभी जो उन्होंने कहा कि नहीं मैं अभी राजीनामा, ये सब ड्रामा था, उनको मालूम है लोग एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि वो लोग कर्नाटक इलेक्शन में भी उन्होंने अपने कैंडिडेट फाइल किए और कर्नाटक में अभी उनका दौरा है, तो वो कैसे रिजाइन कर सकते किसी ने सोचा नहीं। शरद पवार जी ने लोगों को गुमराह कर दिया, लोग सोचने लगे और लोग फिर और ऑपोजिशन में बोले नहीं शरद पवार क्योंकि सबसे सीनियर लीडर है और उनके सब सीनियर लीडर से अच्छे हैं तो शरद पवार रहना अच्छा है। और अजीत पवार जी एक ही बोल रहे थे नहीं अभी इनको रिटायर होना होता है, उनके सामने बोल रहे थे बस हो गया अभी इनको आराम करने दिया जाए। प्रफुल्ल पटेल डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे थे लेकिन अभी इनको लंच को जाना है, हम बाद में बात करें, क्योंकि मैंने सुना है प्रफुल्ल पटेल को भी एनसीपी का लीडर बनना है क्योंकि सीनियर मोस्ट लीडर है और ये सॉफ्ट स्पोकन है, कभी गर्मी में बात नहीं करते, सोच समझ के बात करते हैं। अरे और फिर आप सब जानते हैं कल शरद पवार जी ने रेजिग्नेशन विड्रॉ कर लिया और लोग हक्का बक्का रह गए थे। मेरे को तो ये मालूम था ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा था, लेकिन इसका इस वक्त शरद पवार जी का ये स्क्रिप्टेड ड्रामा किसको नुकसान करता है हमको देखना है। कर्नाटक इलेक्शन में इनको वोट नहीं मिलने वाले, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सत्ते का लालच इनको जाता नहीं। तो आप सोचिए ये रेजिग्नेशन कैसे देते थे, एक स्टेज ड्रामा था, एक प्लान ड्रामा था और अब लोगों को सोचने लगाने के लिए ड्रामा था कि इनके बाद सुप्रिया सुले जी बनेगी या अजीत पवार, ये दोनों अब सोचने लगे हैं। अगर ऐसा आपसे देखिएगा तो शरद अजीत पवार जी के सपोर्टर्स ज़्यादा है, फॉलोअर्स ज़्यादा है, 41 to 45 MLAs उनके हाथ में। तो आने दिनों में ये अभी 2024 इलेक्शन में क्या होता है और कर्नाटक के इलेक्शन का मुझे इंतज़ार, इलेक्शन का रिजल्ट का मुझे इंतज़ार है। और कर्नाटक के इलेक्शन के बाद मैं इसी बात बोलूँगा कि आप पक्का पक्का रह जाएंगे। और इसी के साथ मुझे मेरे वाणी को विराम देने की आज्ञा दीजिए। फिर मिलते हैं। जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम।